सो हे गाइस, दिस इज विशाल और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th CGBSE का बायोलॉजी का आंसर शीट देखेंगे कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का पेपर देखते हैं। ये सेट ए है और जैसा कि आप जानते हो कि सेट ए बी सी तीनों में जो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो लगभग इक्वल रहता है। राइट, बस नंबरिंग में अंतर आता है। तो जितने भी सेक्शन सेट ए वाले हैं वो सारे तो इसी हिसाब से लिख लेंगे, लेकिन जो बी और सी वाले हैं तो उसके लिए जो 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। बाकी 2-3 नंबर का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और यदि आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काट कर बांधना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटकर बांधना वैसेक्टोमी कहलाता है। राइट, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन नोटेटम कवक, ठीक है, सूक्ष्म जीव से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? महासागर पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है। पांचवा क्वेश्चन है, CFCS का पूरा नाम क्या है? CFCS का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, बहुभ्रूणता क्या है? इसका आंसर आप देख सकते हो, बहुभ्रूणता जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूणकोश तथा सभी अंड निषेचित हो जाए या जाइगोट विभाजित हो जाए तब बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा होती है। सातवां क्वेश्चन है, हाउस कीपिंग जीन्स को स्पष्ट कीजिए। अब देख सकते हो, हाउस कीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स जिनकी आवश्यकता कोशिकाओं उत्पादों के निर्माण में होती है तथा एक कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव में होने वाले कोई 2 कृत्रिम जनित रोगों के नाम कारक सहित लिखिए। आप जैसे देख सकते हो, आठवां का आंसर है कि कृमि के द्वारा होने वाले रोग में को कृमि जनित रोग कहते हैं। इसके द्वारा निम्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। एक बड़ा होगा, पहला फ्लेरिया और दूसरा टेनिएसिस। राइट, फ्लेरिया के बारे में आप बता सकते हो कुछ कि फ्लेरिया यह एक मानव कृत्रिम जनित रोग है। यह फ्लेरिया नामक परजीवी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी के और दूसरा का भी टेनिएसिस को भी आप बता सकते हो इस तरह से। तो अनुवांशिक लक्षण जीवधारियों में उपस्थित संरचनात्मक कारिकी एवं असामान्य लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। इस शब्द को डॉक्टर बेटसन 1905 द्वारा किया गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप जैसे देख सकते हो, हाँ, 11वां क्वेश्चन क्या था, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखना है। तो परागण में हम लिख सकते हैं, परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है और निषेचन में निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। परागण में हम बोल सकते हैं इस क्रिया में 2 नर युग्मक बनते हैं और निषेचन में हम बोल सकते हैं इसके अंत में युग्मनज बनता है। परागण में हम फिर से बोल सकते हैं इस क्रिया के बाद पुष्प में सामान्यतः अकारिकीय परिवर्तन नहीं करता और निषेचन में इस क्रिया के बाद पुष्प फल एवं बीज में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? इसका आंसर आप देख सकते हो कि जनन ग्रंथियों संतान उत्पन्न करने वाले अंग हैं। वृषण में शुक्राणुओं तथा
अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक के लिए स्वास्थ्य अंगों को शरीर से हटाना उचित नहीं है। इससे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जबकि गर्भ निरोधक विधियां सुलभ होती है एवं उनका कोई बुरा प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता है। इसका आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इसे हटाया भी जा सकता है। जनन ग्रंथि को हटाना एक जटिल प्रक्रिया है, कानून हमें इसकी आज्ञा भी नहीं देती है। तो इस तरीके से आप 12वां का आंसर लिख सकते हो। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कोडान किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड कोडान? तो कोडान किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कोडान MHNA में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का एक ट्रिप्लेट क्रम होता है जो DNA अणु से प्रतिकृत होता है तथा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, कोडान कहलाता है। जैसे MHNA पर स्थित AVG कोडान मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। सन 1950 में नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के ट्रिप्लेट की खोज की। इन्होंने एक ऐसे RNA का संश्लेषण किया जिसमें भी बेस था। इसे इन्होंने पॉलीयूरेसिस कहा। जब इन्होंने इसको ऐसे संवर्धन माध्यम में रखा जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हो, तब इनसे प्रोटीन अवयव प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14वां जो हमारे पास है। कैंसर रोग के कोई 3 कारकों को समझाइए। और उसके बाद 15वां है, उपाचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम 14वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक व रासायनिक कारकों को कार्सिनिजेन कहते हैं। कैंसर के प्रमुख 3 कारण निम्न है। धूम्रपान के कारण मुख व फेफड़ों का कैंसर होता है। इसी प्रकार सुपारी तथा कुछ दूसरे रसायन भी कैंसर पैदा करते हैं। और ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, कुछ विषाणुओं के संक्रमण के कारण भी कैंसर होता है तथा उत्परिवर्तन के कारण भी कैंसर पैदा होता है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप हम लिख सकते हैं, सूर्य की परावैंगनिक किरणें, प्रदूषक तथा रेडियो एक्टिव किरणें की कैंसर पैदा करते हैं। आप जानते हो कि आजकल कितना प्रदूषण हो रहा है, तो उससे भी कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15वां। डोसा व इडली निर्माण दाल चावल के आटे को गीला कर जीवाणु द्वारा किण्वित कराने के उपरांत होता है। किण्वन के कारण आटे में से CO2 निकलती है। इस क्रिया को खमीर उठाना कहते हैं। इस क्रिया के बाद आटा ढीला, मुलायम व फूली हुई आकृति वाला बन जाता है। इन्हीं आटे के द्वारा डोसा व इडली बनाया जाता है। स्विस चीज़ करके आप लिख सकते हो कि स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम साइमेनाई नामक जीवाणु द्वारा अधिक मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रॉक्सफोर्ड चीज़ एक विशेष प्रकार के कवक पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी की सहायता से तैयार किया जाता है। इस प्रकार के पनीर में विशिष्ट सुगंध होता है। उपयुक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जीव उपाचय क्रिया के दौरान गैस का निष्कासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16वां जो है हमारे पास, कि वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 3 कारण लिखिए। तो वन्य प्राणियों के नष्ट होने के 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला, शिकार। आप जानते हो कि आजकल तो कुछ शिकार कम हो गया, लेकिन प्राचीन ज़माने में पीरियोलिथिक एज में बहुत सारे शिकार होते थे। पैसा कमाने तथा मनोरंजन के लिए वन्य प्राणियों का अंधाधुंध शिकार किया गया है, जिसके कारण ये नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हो गया कि वन्य प्राणियों के आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन के कारण। वन काटने के कारण वन्य प्राणियों का आवास परिवर्तित हो जाता है। जब वन ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ, तो इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तीसरा हो सकता है प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक संपदा के शक्तिशाली वैधानिक नियम के अनियमित दोहन से आई विपदाओं के कारण भी वन्य प्राणी घटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 17वां उसे देखते हैं। उत्पादक एवं उपभोक्ता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो उत्पादक और उपभोक्ता में इस तरह से 3 उत्पादक हम लिख सकते हैं। उत्पादक हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जल तथा CO2 से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। और उपभोक्ता में हम लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में ऊर्जा जल तथा CO2 युक्त होती है। उत्पादक अपना भोज्य सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं और उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी। और उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर रहता है, इसलिए वो परपोषी। परपोषी मतलब दूसरे पे आश्रित।
चलिए 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एक संकर क्रॉस वह क्रॉस या संकरण है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे मटर के लंबे पौधे टीटी का बौने पौधे के साथ कराया गया संकरण। इस संकरण में पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बनते हैं, जबकि F2 पीढ़ी या फिर दूसरे पीढ़ी के लंबे पौधे एवं बौने पौधे के बीच फिनोटाइपिक अनुपात 8.1 का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे लंबा पौधा मान लो, लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का जब संकर करवाएंगे तो इस तरीके से हम ये आप लिख सकते हो, चेकर बोर्ड भी बना सकते हो और परिणाम में ये लिख सकते हो शुद्ध लंबा 25% और 2 संकर लंबा तो हो जाएगा 50% एंड शुद्ध बौना 25%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम सेल तकनीक, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, स्टेम सेल तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेम कोशिका एक अस्वीकृत अविभाजित आनुवंशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती हैं तथा विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं एवं विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। इसका विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होना विभेदीकरण कहलाता है। ये कोशिकाएं लघु कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्टेम कोशिकाएं नियमित विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती है तथा उपस्थित ऊतकों की समस्त कार्य करती है। आप चाहो तो उदाहरण भी दे सकते हो। अस्थिर मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं नियमित रूप से विभाजित होती रहती है। इसी प्रकार अस्थिर मज्जा भी एक पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं नवीनीकरण तथा मरम्मत करती रहती है। अग्नाशय एवं हृदय में ये कोशिकाएं विशिष्ट परिस्थिति में ही विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 19वां छोड़े थे उसको हम देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन, एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्धान वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति कैसी होती, केवल आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो चलिए इसको देखते हैं। जो 19वां क्वेश्चन है, तो एक सामान्य पुरुष और एक वर्धान स्त्री का जब प्रजनन हम कराते हैं तो एक आप डायग्राम के थ्रू इसे समझा सकते हैं। वाहक पुत्री 25% चांसेस रहता है, सामान्य पुत्री का भी 25% चांसेस रहता है और वाहक पुत्र और सामान्य पुत्र का भी, मतलब ईच सन या डॉटर आर 25%, राइट। तो इस तरीके से या फिर आप लिख सकते हो वाहक वर्धान महिला व सामान्य पुरुष से संतानों में 25% सामान्य पुत्री, 25% वाहक पुत्र, 25% वाहक पुत्री एंड 25% नॉर्मल सन होने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 21वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें कैसे हम, तो 21वां क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कोई 6 उपायों को लिखिए। और 22वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, किसी भौतिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो 21वां क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कोई 6 कारकों को लिखिए। निम्नलिखित उपायों को अमूल में लाकर मृदा प्रदूषण के दर को काफ़ी हद तक कम कर नियंत्रित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं 6? चलिए देखते हैं। तो पहला है ठोस तथा अनिम्नीकरण योग्य पदार्थों जैसे लोहा, कांच, पॉलीथीन को मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों, शाकनाशियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। थर्ड है मृदा सूक्ष्म को रोकने का तरीका अपनाना चाहिए। साथ ही भूमि में भरपूर जल संचयन हो, इसका ध्यान देना चाहिए। फोर्थ स्टेप हमारा है जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज गोबर, कार्बनिक अपशिष्ट तथा मानव मलमूत्र से जैव गैस उत्पादन पर ज़्यादा बल देना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपशिष्ट पदार्थों को खुले में छोड़ने के बदले खोखले बंद स्थानों में संग्रहित करना चाहिए। तो इस तरीके से हम मृदा प्रदूषण को, सॉइल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन हम देखे थे, उसका आंसर देख लेते हैं। वन्य जातियों के या जाति क्षति के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वन इज मानव सुरक्षात्मक कारणों से भी कुछ वन्य जीवों को मार देते हैं जिसके कारण ये विलुप्त हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे डेंजरस होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं जिसको हम मार देते हैं अपने रक्षा में, तो उससे भी उसका
विलुप्तीकरण हो रहा है। जैसे चीता, शेर इत्यादि से मनुष्य डरता है, इस कारण इन्हें मार देता है। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, प्रदूषण भी वन्य जीवों को प्रभावित करता है, इसके कारण ये आज विलुप्त हो रहे हैं। थर्ड वन इज लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ जंतुओं तथा उनके उत्पादों जैसे हाथी दांत, चमड़ा, सींग, मोती आदि की यूरोपियन देशों में बहुत अधिक मांग है और ये वहाँ पर उच्च दामों में बिकते हैं। भारत तथा दूसरे विकासशील देशों में अवैध शिकार हो रहा है, जो एक प्रमुख कारण है। ज़्यादा पैसे की लालच में वो शिकार कर रहे हैं और यूरोपियन देशों में, राइट, वेस्टर्न कंट्री में इसे जाकर सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 23वां है उसे हम देख लेते हैं। परजीवी जंतु क्या है? इन जंतुओं का उत्पादन किन कारकों से किया जाता है? 3 कारण लिखिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे। तो हमने 23वां का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी को डिफाइन करेंगे। तो मनुष्य द्वारा किसी जीव के जीवों में इच्छित परिवर्तन की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पोषक जीन के अनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण, पृथक्करण, परिवर्तन, नए जीनों के योगों, अनुवांशिक पदार्थ का सुधार ही अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है, राइट। तो सबसे पहले हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी को डिफाइन किए, यहाँ हमें 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मानव जीवन में महत्व को समझाएंगे। तो फर्स्ट वन इज औद्योगिक उपयोग। उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक या हार्मोन के जीन को कोड करके तथा इनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणुओं में पुनः प्रतिस्थापित करके विटामिन, हार्मोन्स आदि यौगिकों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना संभव हुआ है। इस विधि से मानव इंसुलिन का जैव संश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच इज सेकेंड, चिकित्सीय उपयोग। नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना संभव हुआ है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कृषि क्षेत्र में उपयोग। फर्स्ट वन इज इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता एवं प्रोटीन युक्त पौधे विकसित किए जा सकते हैं। सेकेंड वन इज अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पौधों की नई एवं उच्च उत्पादन वाली प्रजातियों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तो 24वां क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की कोई 5 उपयोगिता को कारण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं। ड्रग, एल्कोहल एवं धूम्रपान के प्रति व्यक्ति किशोर अवस्था में आकर्षित होते हैं। अब जैसे जानते हो कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अल्कोहल के नशे में धुत हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से किशोरों को रोकना होगा, क्योंकि चिकित्सा से रोकथाम अच्छा होता है। इसके लिए माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में एल्कोहल एवं ड्रग के कुप्रयोग के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए विशेष रूप से कारगर होने पर। फर्स्ट है माता पिता अभिभावकों से सहायता लेना। माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों के खतरों के संकेत को पहचानने और ध्यान दें। मित्रों को भी चाहिए कि वे ड्रग या अल्कोहल देखने पर उन्हें रोकें। ठीक है। सेकंड है हमारे पास संकट के लक्षणों की पहचान। माता पिता और समकक्षों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और यह क्रिया समुचित चिकित्सकीय उपाय करने में सहायक प्रदान करेगी। व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता और व्यसन छुड़ाने तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा जो है शिक्षा और परामर्श। हम शिक्षा और परामर्श के थ्रू भी लोगों के जो आदत हो जाते हैं ड्रग्स लेने और अल्कोहलिक होने के, उसे हम छुड़ा सकते हैं। एज लाइक समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वास्थ्य गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। इस तरीके से हम उनके इस जो ड्रग एल्कोहलिक हो जाते हैं
इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से बायो का जो सेट ए था उसका टोटल क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं कि इसका बी और सी का भी हम बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यदि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।